आज की खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस विभाग में 4 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर अब डीजीपी की बात करें तो डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस विभाग में 4 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है, क्योंकि ये ठीक लोकसभा से पहले जो है ये फेरबदल जो है ये डीजीपी द्वारा किया गया है और ये काफ़ी अहम था, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है और उसके मद्देनजर जो है ये जो स्थानांतरण जो है 4 अधिकारियों का, बड़े अधिकारी हैं जिनका किया गया है डीजीपी द्वारा। और इस तरह अब देखने वाली बात रहेगी कि अब ये आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि स्थानांतरण किया गया है 4 अधिकारियों का जो कि पुलिस विभाग में स्थानांतरण थे। और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरीके से इन 4 अधिकारियों को किया है लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल हुआ है। तो इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता धनराज घर के हमारे। धनराज, किन किन अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है और किन किन इलाकों में ये किया गया है? जी साहिल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे और मजबूत हो, उसको देखते हुए जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका जो कहा जाए कि स्थानांतरण किया गया है, जिसमें 4 अधिकारी शामिल है, जिसमें जो सर्वेश कुमार हैं जो यातायात थे, एसपी थे देहरादून के, उनको अब कहीं ना कहीं ऊपर पहाड़ी चमोली में चढ़ाया गया है, यानी कि उनको अब चमोली की भागदौड़ संभालनी होगी। और अब देखिएगा कि जो श्वेता चुबे थी उनको पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है, यानी कि अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं फेरबदल अभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार आप देखिएगा कि चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्योंकि हल्द्वानी का मामला आपने देखा कि किस तरीके से संवेदनशील मामला वहां पर बना था कि 2 गुटों में जो झगड़ा हुआ था उसको देखते हुए भी और कई अन्य चीजों को देखते हुए ये ट्रांसफर किए गए हैं। आज जिस तरह से ये ट्रांसफर हुई है, धनराज, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इनको, इन 4 अधिकारियों को कौन कौन से विभाग दिए गए और आने वाले समय में किस तरह के और हमें बदलाव जो देखने को मिलेंगे? क्या और भी पुलिस महकमे में या एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के जो है वो बदलाव होंगे, स्थानांतरण किए जाएंगे अधिकारी? बिल्कुल साहिल, देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार कहीं ना कहीं चुनाव में ये खतरा बना रहता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो और चुनाव संपन्न हो। इसके लिए पुलिस महकमा भी कहीं ना कहीं लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर किए गए हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं लगता है कि और भी ऐसे कहीं ट्रांसफर किए जाएंगे और कई अधिकारी ऐसे तरीके से बदले जाएंगे कि उनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि लगातार चुनाव को संपन्न करना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसने कमर कस ली है और लगातार इस तरीके से ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। और अब जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं फेरबदल कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी इस तरीके के फेरबदल देखने को आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद आपका धनराज। अगली खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगोत्री नेशनल हाईवे झाला के पास भारी भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बरसात के बिना ही पहाड़ से भारी भूस्खलन की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। बीआरओ के कर्मचारी हाईवे की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। इस पर जानकारी लेंगे हमारे धनराज संवाददाता हमारे जुड़े हैं। धनराज, जिस तरीके से अभी कार्य वहां पर किया जा रहा है तो उसकी गति किस तरह की चल रही है और कब तक ये रास्ता जो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल शायद, देखिए, भले ही उत्तराखंड के अंदर अब बारिश बंद हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले अब सामने आने लगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब बारिश होती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जमकर बारिश हुई, बर्फबारी हुई और उसके बाद जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं गीले हो जाते हैं और उसके वो कहीं ना कहीं खोखले होते हैं और जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं वो तिड़कने शुरू हो जाते हैं और जिससे भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। और अब ये एक मामला नया निकलकर सामने आया है कि गंगोत्री मार्ग पर ये भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण जो रास्ता है वो बंद हो गया है। लेकिन जल्द ही 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्योंकि तारीखें तय हो चुकी हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग हो या नेशनल हाईवे की टीम हो, वो लगातार वहां पर कार्य करने में जुट हुई है और तमाम जो मलबा सड़क पर है उसको हटाने की कोशिश कहीं ना कहीं पोकलैंड के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से विभाग जरूर कर रहा है। और वही सभी जो अधिकारी हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं और सभी को निर्देश ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं कि जो 4 धाम के यात्रा के जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जहां पर भी गड्ढे हैं उनको भी भरा जाए और किसी भी तरह की यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए कहीं ना कहीं सभी को तैयार रहना होगा। और आप देखेगा कि जिस तरीके से ये भूस्खलन हुआ है अभी
हाल ही में जो मलबा सड़क पर आया है, इसको हटाने के लिए कहीं न कहीं टीम वहाँ पर लगातार कार्य में जुटी हुई है। धनराज, ये जो स्ट्रेच है जहां पर भूस्खलन हुआ है, ये कितना लंबा स्ट्रेच है और ये कितने इलाकों को इससे जोड़ा जाता है और कितनी रिहायशी जो है वो इन इलाकों से गुजरती है? बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से गंगोत्री मार्ग है और आप समझ सकते हैं कि चार धाम यात्रा का मार्ग है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आसपास के गाँव हैं उनसे भी संपर्क टूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कई गाँव आसपास पड़ते हैं और ऐसे में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए पहले से ही टीमों को कहीं न कहीं सतर्क मोड पर रहने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए जाते हैं और लगातार ऐसा देखा भी जाता है कि जो टीमें हैं, चाहे वो एनएच की टीम हो या पीडब्ल्यूडी की टीम हो या फिर आपदा प्रबंधन की टीम हो, तमाम टीमें कहीं न कहीं तैयार ज़रूर रहती हैं और जब भी ऐसा कोई मामला आता है, तो तुरंत ही टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं और वो रास्ता खोलने की कवायद की जाती है। और उसी के तहत आप देखिएगा कि जो मार्ग पर अभी ये मलबा आया है, इसको हटाने की कवायद लगातार टीमों के द्वारा की जा रही है और इससे कहीं न कहीं लगता है कि जो आस-पास के गाँव हैं, वो प्रभावित ज़रूर होते हैं, लेकिन जल्द ही इस रास्ते को खोल दिया जाता है, ताकि उन लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद धनराज, पूरी जानकारी साझा करने। धनराज हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े थे, जो पूरी जानकारी साझा की। जिस तरीके से बीआरओ जो है वो आयुक्त स्तर पर इस कार्य को करती हुई नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक में। हुई बैठक में 7 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगवाली ने मंत्रिमंडल में प्रस्तावित मतों को मीडिया के समक्ष रखा। कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला, परिवहन विभाग में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलकर सीएनजी गाड़ी लेने पर 50% सब्सिडी देने और स्क्रैप कराने पर 40% सब्सिडी देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा की नियमावली को मंजूरी मिली। परिवहन विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली। क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी देहरादून से शुरू होगी। वन विभाग फैसला, वन पंचायत संशोधन नियमावली में मंजूरी। एचडीए को मिलेगी यूनिटी मॉल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि। इको टूरिज्म बढ़ाने पर फोकस, वन पंचायत और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। 3 शहरों में स्थापित होंगे पारिवारिक न्यायालय। देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में स्थापित होंगे ये पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय में 9 पदों को स्वीकृति मिलेगी। ये हमारा कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का था। वहाँ पे एक वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ था और उसमें वो 92.5 मिलियन यूएस डॉलर का वो टोटल था, वर्ल्ड बैंक से जो पोषित था वो। तो उसमें पहले चूंकि जो एक्सचेंज रेट था वो कम था, तो उस वजह से लगभग 450 के आसपास का वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती थी। तो आज चूंकि वो रेट बढ़ गया है और भारत सरकार के जो परामर्श था कि इसको 75 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से इसका कन्वर्जन होना चाहिए, तो उस पर आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा उसमें सहमति आज उसमें दी गई है। तो उसके अनुसार ये 630 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट की अब कीमत हो जाएगी इसमें। ये वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था। ये हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, जिसमें ITIs का कई मॉडल ITIs इसमें बना रहे हैं, कहीं उनकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट है। रुपए 92.5 मिलियन डॉलर को कन्वर्ट करें तो लगभग वो 75 रुपये के हिसाब से 630 करोड़ रुपए बनता है। तो वो आज उसकी वास्तविक कीमत प्रोजेक्ट की हो जाएगी। जो पहले 450 करोड़ बन रहा लगभग ऊर्जा विभाग का मत था। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना चल रही है उसके जो पुनर्स्थापन उसका किया जाना है, उसके बारे में एक नीति आज ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई। और उस नीति में चूंकि मजदूरी दर जो है अब पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई हैं, तो उसको संशोधित करने का और कुछ अन्य भी संशोधन है। इसका विस्तृत कैबिनेट नोट इसका विस्तृत प्रेस नोट हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। इस पे भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा नीति के प्रख्यापन के संबंध में था, तो इसको आज नियोजन विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेवा क्षेत्र के हमारे जो उद्योग लगने होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये UIDB के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2030 तक की ये नीति
इसमें वैलिड रहेगी। इसमें कई फोकस एरिया हैं, जैसे स्वास्थ्य है, वेलनेस है, पारंपरिक चिकित्सा है, शिक्षा है, फिल्म मीडिया है, मनोरंजन, खेल। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तराखंड के मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया गया है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के द्वारा बताया गया कि आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जो 27 और 29 डिग्री सेल्सियस तक है। वहीं पहाड़ों पर 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 18 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान बना हुआ है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, अभी तापमान की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में अभी काफ़ी डिफरेंस हो गया है। जैसे आपने बताया, सुबह और रात के वक्त काफ़ी ठंडा है, लेकिन दिन में धूप निकल आती है तो जो है मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस करीब 14-15 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके चलते जो है खांसी, जुकाम या इस टाइप की बीमारियां लोगों को अक्सर जो है देखने को मिलती है। तो इस मौसम में ये कि जो सावधानी बरतें, और जो वल्नरेबल पीपल हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो वो जो है सुबह के टाइम या रात के टाइम में गर्म कपड़े पहन के रखें, क्योंकि अभी भी जो है टेम्परेचर प्लेन्स में बात करें तो 12-13 है, मिनिमम जो है 13 के आसपास चल रहे हैं, और ऐसे हिल्स में जो 2000 मीटर है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रास रूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी। आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% अधिक मत प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कैटेगरी बनाकर विधानसभाओं को रखा गया है और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को विभिन्न लक्ष्य दिए गए हैं। आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा की चुनावी तैयारी देखकर विपक्ष घबरा गया है और विपक्ष के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और भाजपा कार्यकर्ता इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इसी बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।